हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर ही रहे होंगे। अब लास्ट 15 डेज़ का टाइम बचा है, तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन ही बताता है कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही आपको कौन से टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। अब पीवाईक्यू क्वेश्चन के लिए ज़रूरी नहीं कि आप यूपी टेट के एग्जाम में आए ही प्रश्नों को पढ़िए। आप किसी भी एग्जाम के यानी किसी भी टेट एग्जाम में आए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको उससे अपने एग्जाम में बेनिफिट देखने को मिलेगा। इस टाइम पे आप अपने टाइम को 30 और 70% में जरूर डिवाइड करिएगा। 70% टाइम आपको एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस में देना है और 30% टाइम आपको रिवीजन के लिए देना है। बस यही आपको कंटिन्यूसली एग्जाम तक फॉलो करना है। बाकी आज की हमारी प्रैक्टिस सेट की क्लास 2018 में आए यूपी टेट एग्जाम के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी जितनी भी प्रैक्टिस सेट की क्लास डली हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बनी है, सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज वहाँ पे डली हैं, आप उसको भी जाके देखिएगा। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, हर एक क्लास से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान, वेग, त्वरण और बल। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी आया हुआ ही प्रश्न है। ठीक है, तो बताइए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप ये बताइए संवेग बराबर क्या होता है। ठीक है, संवेग बराबर बताइए क्या होता है। तो द्रव्यमान गुणे वेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग यानी m इंटू वी होता है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा m इंटू वी, यानी p बराबर एम वी हो जाएगा। तो अब संवेग और वेग का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, संवेग और वेग का अनुपात निकालना है। तो संवेग और वेग का अनुपात क्या हो जाएगा, तो संवेग की जगह पे आ जाएगा एम वी और वेग की जगह पे क्या आ जाएगा वी, वी से वी कट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या एम, यानी संवेग और वेग का अनुपात क्या आ जाएगा, द्रव्यमान यानी एम आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हम लिखते कैसे हैं। तो द्रव्यमान को हम स्मॉल m से लिखते हैं और द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम या केजी होता है। और द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु से यानी किसी भी वस्तु में पदार्थ की जो मात्रा हो। मान लीजिए एक ये पेंसिल है, तो ये पेंसिल किस चीज से बनी है, ये क्या कहलाएगा, इसका द्रव्यमान कहलाएगा। मान लीजिए कोई एक खिलौना है, वो प्लास्टिक और रबर से बना है, तो कहीं भी ले जाएंगे तो रहेगा क्या, प्लास्टिक और रबर ही, यानी उसके जो पदार्थ है उसकी मात्रा नहीं चेंज होगी। जितना प्लास्टिक यूज हुआ है, जितना रबर यूज हुआ है, वो वही रहेगा। तो द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान कहीं भी बदलता नहीं है, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। जबकि जो भार होता है, भार में बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, वेग क्या है, वेग को हम स्मॉल v से लिखते हैं और जो वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है, वहीं पे त्वरण, त्वरण को हम स्मॉल a से लिखते हैं और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, यानी त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन टी। जब समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, यहीं पे बल क्या हो जाएगा, तो बल हो जाता है, बल अगर किसी वस्तु के अवस्था में बदलने में जो प्रभाव उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। बल को हम F से डिनोट करते हैं और बल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। क्या होता है, F इक्वल टू एम और ए होता है, जहाँ पे m क्या होता है, मास होता है और a क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। यानी किसी भी वस्तु के अगर गति में परिवर्तन कर रहे हैं हम, यानी अगर कोई वस्तु मोशन में है, ठीक है, मोशन में है, तो मोशन से उसको हम रेस्ट में ला रहे हैं या उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है वो क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको द्रव्यमान, वेग, त्वरण और बल अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, p स्क्वायर अपॉन m, एम पी स्क्वायर m या फिर p स्क्वायर अपॉन 2m। बताइए इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। कुल मिला के गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं और जो संवेग है, संवेग को हम किससे लिखते हैं, p से लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ke इक्वल टू 1/2
1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। और संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है p = mv। ठीक है, ये संवेग बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर हम वेग की बात करें तो वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा p/m। क्या हो जाएगा? v इक्वल टू p/m। अगर हम इसकी v की वैल्यू को हम रखते हैं गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला में, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। अब v की जगह पे हम p और m लिख देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 और m, और v² की जगह क्या आ जाएगा, p/m। आज थोड़ा सा पेन यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा सा आज बस यहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 1/2 m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, p²/m²। अब बताइए, एक m से एक m चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो कुल मिला के निकल के आ जाएगा p²/2m। क्या निकल के आ जाएगा, p²/2m। क्या? काइनेटिक एनर्जी बराबर। और यही तो इस प्रश्न में पूछा है, यही क्या है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि द्रव्यमान के कण और का संवेग क्या है, p है, और इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, p²/2m। यानी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया करेक्ट आंसर। बाकी संवेग क्या है, संवेग p = mv है, ये आप देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए संवेग और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, तो क्या हो जाता है, k = p²/2m हो जाता है। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है? भूजल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा कोयला। बताइए, ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो देखिए, जो ऊर्जा होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है नवीकरणीय और एक होती है अनवीकरणीय। क्या होती है? अनवीकरणीय होती है। दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक है नवीकरणीय और एक होती है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है? वे संसाधन जो कि प्रकृति के द्वारा बार बार बनाए जा सकते हैं, प्रकृति के द्वारा बार बार बनाए जा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। अब इसमें कौन कौन से संसाधन आ जाएंगे, तो एक सौर ऊर्जा आ जाएगी, दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा पवन ऊर्जा आ जाएगा, तीसरा जल यानी भूजल, नदी, सब क्या आ जाएगा, नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा। वन किस में आएगा, नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा। बायोमास किस में आ जाएगा, बायोमास भी नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा। और अनवीकरणीय संसाधन में कौन से आ जाएंगे? देखिए, जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं इसको हम फिर से जल्दी ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जो कि एक बार अगर उपयोग में उनको ला दिया गया तो वो वापस से बनने में उनको बहुत टाइम लग जाता है, यानी लगभग लाखों करोड़ों वर्ष उनको लग जाते हैं वापस से बनने के लिए। जैसे कि कोयला, कोयला क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन होता है। पेट्रोलियम किस में आ जाएगा, पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन होता है। उसके अलावा प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, धात्विक खनिज जो भी होते हैं, लोहा, तांबा, ये सब क्या होते हैं, ये सब अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, यानी इसको बनाने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला ये क्या होते हैं, ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, यानी इसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का सदस्य नहीं है? नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, अवपंक फफूंद या फिर मेथेनोजन। बताइए कौन सा जो है, जो मोनेरा जगत यानी जो मोनेरा किंगडम होता है उसका सदस्य नहीं है। तो देखिए, जो मोनेरा जगत में जो भी जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल क्या है, ये एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है और ये क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक होता है, तो ये तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आएगा। माइकोप्लाज्मा क्या है, ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। क्या है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है और ये भी एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक है, तो ये भी मोनेरा जगत के अंतर्गत आएगी। मेथेनोजन, मेथेनोजन क्या है, मेथेनोजन जो है ये एक प्रकार की आर्की बैक्टीरिया है। क्या है, एक प्रकार की आर्की बैक्टीरिया है। अब जब ये आर्की बैक्टीरिया है तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक जीव है। अब प्रोकैरियोटिक जीव है तो ये भी क्या है, मोनेरा जगत के अंतर्गत आएगी। लेकिन जो अपपंक फफूंदी है, अपपंक फफूंदी क्या होती है, ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आती है। किसके जगह आती है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आती है। ये मोनेरा जगत के अंतर्गत नहीं आती है और ये कैसा होता है, यूकैरियोट होता है। कैसा होता है, यूकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट नहीं होता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण नहीं बनाता है? फास्फोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल? कौन सा है जो कि अम्लीय लवण नहीं बनाता है? तो देखिए, जो फास्फोरिक अम्ल है, एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो अम्लीय लवण बनाना है, यानी अम्लीय लवण बनाने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए? पॉलीपेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, अम्लीय लवण केवल वही अम्ल बना सकते हैं जो कि कैसे हो? पॉलीप्रोटिक हो। कैसे हो? पॉलीप्रोटिक हो। अब पॉलीप्रोटिक में क्या आता है? यानी जिनके पास प्रतिस्थापित करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए एक से ज्यादा H+ आयन हो, हाइड्रोजन आयन हो। अब देखिए, फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4 होता है। क्या होता है? H3PO4 होता है। तो इसके पास रिप्लेस करने के लिए कितने H+ आयन है? इसके पास 3 H+ आयन है। तो ये कई सारे अम्लीय लवण बना सकता है, जैसे NaH और PO4 लवण बना सकता है। Na2 यहाँ पे H2 हो जाएगा, Na2HPO4 लवण बना सकता है। तो ये कई सारे रिप्लेस करके लगभग 2 अम्लीय लवण ये बना सकता है। ऐसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है, यानी इसके पास 2 हाइड्रोजन आयन है जिसको ये रिप्लेस करके अम्लीय लवण बना सकता है। लेकिन देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl होता है। और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। तो क्या HCl और HNO3 जब एक हाइड्रोजन आयन रिप्लेस कर देंगे तो क्या ये अम्लीय लवण बनाएंगे? नहीं, ये अम्लीय लवण नहीं बनाएंगे, ये साधारण लवण बनाएंगे। जैसे HCl बना देगा NaCl और HNO3 बना देगा KNO3। तो ये साधारण लवण बनाने का काम करेंगे, अम्लीय लवण बनाने का काम नहीं करेंगे। तो वैसे तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ये दोनों होना चाहिए, लेकिन आपके आयोग के द्वारा जो इसका करेक्ट आंसर माना गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl माना गया है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 ओम, 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो परिपथ में धारा कितनी होगी? 4 एम्पियर होगी, 8 एम्पियर होगी, 6 एम्पियर होगी या फिर 2 एम्पियर होगी? देखिए, यहाँ पे 3 प्रतिरोध दिए हैं। एक R1 दिया है जिसका जो प्रतिरोध है वो कितना है? 4 ओम है। दूसरा R2 दिया है जिसका प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है। और तीसरा दिया है R3 जिसका प्रतिरोध कितना है? 20 ओम है। अब इसके लिए जो वोल्ट है, यानी जो बैटरी जोड़ी गई है वो कितनी जोड़ी गई है? 15 वोल्ट की जोड़ी गई है। कितनी जोड़ी गई है? 15 वोल्ट की जोड़ी गई है। अब समानांतर क्रम में जोड़ा है, समानांतर क्रम में जोड़ना है तो इसके लिए 1/R, यानी R टोटल इक्वल टू क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये होता है। तो R टोटल यानी 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/20 ये हो जाएगा। तो अब जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो बताइए एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा? 1/R इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी टोटल 1/R इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8/20। यानी यहाँ पे जो 1/R की वैल्यू है वो 2/5, या फिर R की वैल्यू अगर निकालें तो R की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी? 5/2। ठीक है, ये R ऊपर जाएगा तो ये 5/2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे यानी 2.5 ओम क्या निकल के आ गई? R की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए, अगर हम ओम के नियम का फॉर्मूला रखते हैं तो ओम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू IR होता है। V इक्वल टू क्या होता है? IR इक्वल टू IR होता है। अगर हमको I निकालना है तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा? V/R आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए V की वैल्यू कितनी दी है? ऊपर ही 15 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, ये यहाँ पे दिया हुआ है V की वैल्यू। और R की वैल्यू कितनी है? अभी हम निकाल के लाए 2.5 है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएगी? धारा की वैल्यू 6 एम्पियर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6 एम्पियर आ जाएगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 6 एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है? लकड़ी, सोना, निकल या फिर मैग्नीज? बताइए लौह चुंबकीय कौन सा है? तो 3 प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं। एक होते हैं लौह चुंबकीय, दूसरे होते हैं अनुचुंबकीय, दूसरे क्या होते हैं? अनुचुंबकीय, और तीसरे होते हैं प्रतिचुंबकीय। कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय। अब लौह चुंबकीय क्या होते हैं? जो कि जो चुंबक है अगर इनको हम चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो ये क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लौह चुंबकीय बोलेंगे। इनसे परमानेंट जो चुंबक है वो बनाया जा सकता है, यानी स्थायी चुंबक। कैसा चुंबक? स्थायी चुंबक इनसे बनाया जा सकता है। अब इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? तो आयरन इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, लोहा आ जाएगा, कोबाल्ट इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा और निकिल इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। यानी आयरन, कोबाल्ट और निकिल ऐसे होते हैं जो कि लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इनको जब चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो ये क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। अब दूसरा देखते हैं अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय क्या होते हैं? जब इनको हम चुंबकीय क्षेत्र में लाते
होते हैं तो ये थोड़े आकर्षित होते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं होते हैं, थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाएगा तो इनका चुंबकत्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम आ जाएगा, प्लैटिनम आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा और क्या आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा और ऑक्सीजन। ये किस में आ जाएगा, अणुचुंबकीय के एग्जाम्पल में आ जाएगा। अब जो प्रतिचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो जिनको कि चुंबकीय क्षेत्र में ले आया जाए तो ये क्या होते हैं, विकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, विकर्षित होते हैं। ठीक है, इससे बिल्कुल भी स्थायी चुंबक का फॉर्मेशन नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे गोल्ड और सिल्वर ये क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं, बिल्कुल भी इनमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता। कॉपर प्रतिचुंबकीय होता है, बिस्मथ प्रतिचुंबकीय होता है और वाटर भी क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। तो ये लौह चुंबकीय और अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के क्या है, एग्जाम्पल है। यहाँ पे पूछा है लौह चुंबकीय कौन सा है, तो क्या लकड़ी में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। सोना तो प्रतिचुंबकीय होता है। मैग्नीज अभी हमने पढ़ा है कि कैसा होता है, अणुचुंबकीय होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बचा, ऑप्शन नंबर 3 निकिल बचा। निकिल क्या होता है, एक प्रकार का लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम है निर्वात में, वायु में, जल में या फिर इस्पात में। बताइए ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो देखिए जो ध्वनि है, ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि बिल्कुल भी नहीं चल सकती। अब ध्वनि ये किस किस माध्यम में चलती है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। इन्हीं 3 माध्यम में ध्वनि चल सकती है। और इसमें भी ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, सॉलिड में होती है, फिर किस में होती है, लिक्विड में, और सबसे कम किस में होती है, गैस में। निर्वात में बिल्कुल भी ध्वनि नहीं चल सकती है। निर्वात माध्यम में ध्वनि गति नहीं कर सकती है। ठीक है, तो देखिए निर्वात तो पहले ही कैंसिल हो गया, इसमें ध्वनि गति ही नहीं कर सकती। वायु क्या है, गैस है, इसमें कम गति होगी। जल क्या है, लिक्विड है, इसमें भी कम गति होगी। सबसे ज्यादा ध्वनि की गति किसमें होगी, इस्पात में होगी, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का सॉलिड माध्यम है या ठोस अवस्था है। और ठोस अवस्था में ध्वनि की चाल क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मज्जा कोशिकाओं को बनाए रखने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं ऑस्टियोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट या फिर मज्जाक्लास्ट। बताइए जो मज्जा कोशिकाएं होती हैं उनको बनाए रखने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो देखिए जो ऑस्टियोसाइट होती है, ऑस्टियोसाइट क्या होती है, ये मुख्य और जो परिपक्व अस्थि कोशिकाएं होती हैं ना, यानी ये हड्डियों के मैट्रिक्स के भीतर जो बोन्स होती हैं, बोन्स के अंदर मैट्रिक्स पाई जाती हैं। तो ये बोन के मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती है और बोन के मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती है। और ये क्या करती है, बोन को पोषक तत्व प्रदान करने का काम करती है। और पोषक तत्व के साथ साथ जो खनिज लवण हैं उसको आदान प्रदान करके बोन को मजबूत बनाने का काम करती है। तो मज्जा कोशिकाओं को बनाए रखने, यानी जो अस्थि मज्जा कोशिकाएं हैं उनको बनाए रखने का काम कौन करता है, ऑस्टियोसाइट करता है। कौन करता है, ऑस्टियोसाइट करता है। कॉन्ड्रोसाइट का काम क्या है, कॉन्ड्रोसाइट ये उपास्थि यानी जो कार्टिलेज होती हैं, कार्टिलेज की रख रखाव का काम कौन करता है, उनका निर्माण, उनका रख रखाव, इनका काम कौन करता है, इनका काम करता है कॉन्ड्रोसाइट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, तो ऑस्टियोक्लास्ट ये होता है कि जो कोशिकाएं हड्डियों को तोड़ने का काम करें, यानी ऐसी कोशिकाएं जो कि क्या करें, बोन को तोड़ने का काम करें या नष्ट करने का काम करें, ताकि जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो नई कोशिकाओं का जगह, यानी जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं की जगह ले सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। अरे मज्जाक्लास्ट ऐसा कोई टर्म ही नहीं होता। तो आई होप आपको ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट समझ में आ गया होगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कांच के एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश, विद्युत आवेश, धन आवेश या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। तो देखिए जब ग्लास रॉड यानी कोई भी कांच की छड़ है, ग्लास रॉड को हम सिल्क से या रेशम से रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ है ना, कांच की छड़ क्या करेगी, देखिए जो ग्लास है, ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को देती है। जब ये इलेक्ट्रॉन को देगी तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो सिल्क का कपड़ा है या फिर जो सिल्क है, सिल्क क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन को लेती है। जब ये इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करती है तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुल मिला के जो ग्लास की रॉड है, ग्लास की रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क में कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पे पूछा है कि जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इस पर किस प्रकार का आवेश आता है। यहाँ पे छड़ पे पूछा है कि छड़ पे किस प्रकार का आवेश आता है, तो अभी हमने देखा किस प्रकार का आवेश आता है, धन आवेश आ जाता है। अगर यहाँ पे सिल्क को पूछा होता कि सिल्क में किस प्रकार का आवेश आता है, तो सिल्क क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करती है, इसलिए सिल्क में कौन सा आवेश आ जाता है, तो सिल्क में ऋण आवेश आ जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है, एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा।
90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री? बताइए क्या होगा। एक घूमते हुए समतल दर्पण पे जो आपतित किरण है वो कितना 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो देखिए परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन का नियम क्या कहता है, यहाँ पे क्या है, अभिलंब है। तो परावर्तन का नियम ये कहता है कि किसी भी सतह पर जो आपतित किरण है वो क्या है, जितना कोण अभिलंब से बनाते हुए आएगी, आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाते हुए आएगी, परावर्तित किरण भी अभिलंब से उतना ही कोण बनाते हुए जाएगी। ठीक है, तो आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाते हुए आएगी, परावर्तित किरण भी अभिलंब से उतना ही कोण बनाते हुए जाएगी। आज थोड़ा यहाँ पे पेन डिस्टर्ब है, थोड़ा सा आज बस यहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाते हुए जाएगी। मान लीजिए जो आपतित किरण है ये क्या है, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही अभिलंब से, तो परावर्तित किरण भी कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, हाँ एक चीज और आपको याद रखना है परावर्तन के नियम में, कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों कहाँ पे होना चाहिए, तीनों एक ही तल पे होना चाहिए। और जो सतह से और जो आपतित किरण या परावर्तित किरण के बीच में ये जो एंगल बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंसिक एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लैंसिक एंगल इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण अभिलंब से कितने डिग्री का कोण बनाते हुए आ रहा है, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रहा है। यानी जो एंगल ऑफ आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ आई, और इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ आर। यानी जो एंगल ऑफ आई है, एंगल ऑफ आई कितना है, एंगल ऑफ आई है 60 डिग्री। तो अभी हमने पढ़ा कि जितना आपतन कोण होगा, अभिलंब से जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण। यानी एंगल ऑफ आई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ आर। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब आपतन कोण की वैल्यू 60 डिग्री दी है, तो बताइए एंगल ऑफ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक तरीके से और इसमें प्रश्न पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है कि यदि किसी दर्पण में कोई आपतित किरण है, ये क्या करती है, दर्पण की सतह से 60 डिग्री का कोण बनाती है। मान लीजिए ये पूछा जाता है कि ये दर्पण की सतह से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तब आप बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता। तो देखिए दर्पण से जो अभिलंब है, अभिलंब से सतह, अभिलंब से सतह के बीच कितने डिग्री का कोण बनता, 90 डिग्री का कोण बनता। कितने डिग्री का कोण बनता, 90 डिग्री का कोण बनता। तो अगर ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण सतह से 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो इधर 60 में से जब 90 में से 60 माइनस हो जाएगा, तो जो आपतन कोण है, आपतन कोण कितना बचेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए जो टोटल अभिलंब से सतह के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न में पूछा है कि जो आपतित किरण है वो सतह से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही, तो इसमें से हम 60 डिग्री माइनस कर देंगे, तो 30 डिग्री क्या आ जाएगा, आपतन कोण आ जाएगा। इस कंडीशन में जो आपतन कोण आएगा कितना आएगा, 30 डिग्री। और इसी कंडीशन में अगर परावर्तन कोण निकालना है तो परावर्तन कोण भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। लेकिन ऐसा प्रश्न अगर पूछा गया तो, और हालांकि ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, 10 की पावर -6 सेंटीमीटर, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर या 10 की पावर -9 सेंटीमीटर। बताइए क्या होता है 1 नैनोमीटर बराबर। तो देखिए 1 नैनोमीटर, यहाँ पे क्या है, 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर -9 मीटर होता है। क्या होता है, 10 की पावर -9 मीटर होता है। और 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब 10 की पावर -9 मीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं। तो बताइए अब यहाँ पे 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10 की पावर -9 और क्या हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 2 मीटर, क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताइए ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या आ जाएगा, 1 नैनोमीटर बराबर आ जाएगा 10 की पावर -7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे से 2, ये पावर में से -9 में से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? मैक्सवेल ने, रदरफोर्ड ने, रॉन्टजन ने या फिर टॉरसेली ने? बताइए किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? तो एक्स किरणों का आविष्कार तो रॉन्टजन ने किया था। ठीक है, सभी को पता है कि एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। और इसके लिए एक्स किरणों की खोज के लिए इनको 1901 में क्या मिला था? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1901 में मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1901 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। बाकी मैक्सवेल ने किसके बारे में बताया था? तो इन्होंने विद्युत चुंबकत्व के बारे में बताया था। किसके बारे में? विद्युत चुंबकत्व के बारे में बताया था। रदरफोर्ड ने इन्होंने नाभिक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी। और इसके साथ इन्होंने अल्फा बीटा कणों का अध्ययन भी किया था। ठीक है, अल्फा बीटा कणों का इन्होंने अध्ययन भी किया था। टॉरसेली ने क्या किया था? तो टॉरसेली ने बैरोमीटर जो यंत्र है ना, बैरोमीटर से किसका मापन करते हैं? तो बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं। तो टॉरसेली ने बायोमीटर का आविष्कार किया था। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? NO और NO2, NO2, NO3, N2O5, N2O3 और N2O5, NO3 और N2O5? बताइए, जो जीवाश्म ईंधन है इसके जलने से नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो जीवाश्म ईंधन में आता क्या है? जीवाश्म ईंधन में कोयला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोयला आ जाएगा। कोयले के साथ साथ क्या आ जाएगा? पेट्रोलियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेट्रोलियम आ जाएगा। तो ये सब क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। और जब भी इसको हम उच्च ताप पे गर्म करते हैं, यानी हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो ये वायुमंडल के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं, यानी क्रिया करते हैं। और क्रिया करने के बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाना स्टार्ट करते हैं। अब चाहे वो क्या हो, नाइट्रिक ऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, ये बनाते हैं। और ये दोनों मिलके ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण और जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। अब बताइए फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग में ओजोन आ जाता है, जो सबसे खतरनाक होता है, और PAN पैन आ जाता है, ये भी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये सब क्या होते हैं? फोटोकेमिकल स्मॉग होते हैं। और फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक परमाणु जिसमें 3 प्रोटॉन तथा 4 न्यूट्रॉन है, इसकी संयोजकता क्या होगी? देखिए यहाँ पे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या कितनी दी है? 3। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी है? न्यूट्रॉन की संख्या दी है 4। और जो प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को हम किससे लिखते हैं? Z से लिखते हैं। तो जब Z यानी परमाणु क्रमांक बराबर 3 दिया है, तो परमाणु क्रमांक 3 किस तत्व का होता है? तो परमाणु क्रमांक 3 होता है लिथियम का। तो बताइए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 1 हो जाएगा। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 1 हो जाएगा। तो देखिए जो कोई भी तत्व है, तो उसको अगर स्टेबल रहना है, अगर उसको स्थिरता प्राप्त करनी है, स्टेबल रहना है, तो स्थिरता प्राप्त करने के लिए उसके आखिरी कोष यानी आखिरी कक्ष में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब इसके आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये तो ये नहीं बोलेगा कि भाई हमको 7 इलेक्ट्रॉन और दे दो, क्योंकि उधारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे अच्छा इसको अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे? दान कर दे। तो इसके जो आखिरी कक्ष है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होती है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक झील की सतह से 10 मीटर नीचे एक तैराक पर क्या दबाव होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 10 ATM? बताइए क्या होगा? एक झील की सतह से 10 मीटर नीचे। देखिए यहाँ पे गहराई जो दी है, हाइट उसको हम लिखेंगे, चाहे वो ऊंचाई हो चाहे गहराई। गहराई कितनी दी है? तो गहराई दी है 10। गहराई कितनी दी है? गहराई यहाँ पे दी है 10 मीटर। ठीक है, अब जल में दाब का फॉर्मूला क्या होता है? P होता है ρGH। क्या होता है? ρGH होता है। जहाँ पे जो रो है, रो की वैल्यू कितनी होती है? 1000। रो की वैल्यू कितनी होती है? रो की वैल्यू होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्या होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू लगभग कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और एच की वैल्यू तो यहाँ पे दी है 10 मीटर दी है। और उसके अलावा जो अब हम क्या निकालना है? हमको पी निकालना है, यानी जल पे दबाव निकालना है। अब जल पे दबाव निकालने के लिए P ρGH होता है। तो देखिए रो की वैल्यू क्या है? रो की वैल्यू 1000 है। ठीक है, ये लगभग में वैल्यू है। और जी की वैल्यू क्या है? 9.8
8 है और h की वैल्यू कितनी है 10 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 8 और 000 ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दबाव की वैल्यू, जब जल में दबाव की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये क्या है, जल में दबाव की वैल्यू निकल के आ जाएगी और ये जो होती है ये वैल्यू लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होती है, 1 एटीएम के बराबर होती है। लेकिन तैराक पे कुल दबाव कितना लगेगा, तो देखिए जो तैराक पे दबाव लगेगा वो कितना लगेगा, एक तो वायुमंडलीय दाब लगेगा और वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, क्या होता है 1 एटीएम होता है। वायुमंडलीय दबाव कितना होता है, ठीक है, बताइए वायुमंडलीय दबाव कितना होता है, यहाँ पे लिख देते हैं वायुमंडलीय दबाव होता है 1 एटीएम, क्या होता है 1 एटीएम होता है, प्लस जल का दबाव लगेगा। तो यहाँ पे जल का दबाव कितना निकल के आया है, जल का दाब कितना निकल के आया है, तो जल का दाब भी 1 एटीएम निकल के आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 एटीएम हो जाएगा। यानी कुल मिला के जो ज़मीन की सतह है, ज़मीन की सतह के 10 मीटर अंदर, एक झील की सतह के 10 मीटर नीचे अगर एक तैराक तैर रहा है तो उस पे 2 एटीएम यानी 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पे लगेगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये रहे कुछ आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जहां पे हमने यूपी टेट 2018 में आए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व किया है। साथ ही इससे और कैसे प्रश्न बन सकते हैं और इसको सॉल्व कैसे करना है, इस तरीके से अगर रिलेट करके आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, पूरा यहाँ पे हमने तरीका भी पढ़ा, फॉर्मूला भी पढ़े और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जिनसे कि प्रश्न बनते हैं हमने वो भी पढ़ा। तो ये क्लासेस आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर देखिएगा। और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।